जय हिंद दोस्तों नॉर्मली वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर हम अलग अलग टॉपिक्स को कवर कर रहे होते हैं, लेकिन उन टॉपिक्स के अंदर आज एक जो टॉपिक आया है वो हालांकि कल का टॉपिक है, लेकिन किसी वजह से मेरे को उसका एनालिसिस करना है तो प्रॉपरली आज थोड़ा टाइम लगेगा। तो एक स्टेटमेंट आई है चेक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर एंड्रेस बेबिस की, और उन्होंने जिस तरीके से वो स्टेटमेंट दी पूरी डरा देने वाली है, और यकीन मानिए इस तरीके से कभी चढ़ा देने वाली है कि कुछ कहने की हद नहीं। एंड्रेस बेबिस कहते हैं कि दो देश, यूरोप के दो देश स्वीडन और नीदरलैंड, एक 2044 में और दूसरा 2064, 2044 और 2064, ये इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएंगे और इस्लाम इन कंट्रीज का मेजॉरिटी रिलीजन होगा। अब अगर इस्लाम इन देशों का मेजॉरिटी रिलीजन होगा और ऐसी सिचुएशन में पूरा जो यूरोप है उसके अंदर एक पैनिक सा फैलाने की कोशिश की गई है, और यहाँ तक कि इंडिया के अंदर भी उसका डिबेट और डिस्कशन शुरू हो चुका है। तो दोस्तों इसी का एक एलैबोरेटेड डिस्कशन हम यहाँ करने वाले हैं कि असलियत में मामला क्या है, किस तरीके से सिचुएशंस यहाँ आ रही हैं, और हम इस मामले को किस तरीके से देखना, हमें इस मामले को किस तरीके से देखना चाहिए। तो टॉपिक के ऊपर डिस्कशन शुरू करते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दें कि हमारा जीरो टू हीरो सीरीज जो है वो चालू हो चुकी है, जिसके अंदर भाई देखिए आप कोरोना पीरियड में फंसे हुए हैं, आप क्या सभी फंसे हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो जीरो टू हीरो सीरीज है वो चालू हो चुकी है, और उस जीरो टू हीरो सीरीज के अंदर एनसीईआरटी का कंसेप्टर बैच हम लोग जो हैं आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। इस कंसेप्टर बैच में मैंने आप लोगों के लिए कंप्लीट एनसीईआरटी का कोर्स प्रोवाइड करने की कोशिश की है, ताकि आप यूपीएससी और पीएससी से रिलेटेड जितना भी जीएस का पोर्शन है वो अच्छे तरीके से, खासकर पीटी लेवल का जो पोर्शन है उसके बेसिक कंसेप्ट आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सके। अब रही बात बच्चों फीस की, तो फीस के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने बहुत ही नॉमिनल फीस रखी है, 500 रुपीज पर मंथ के हिसाब से, और मेरे ख्याल से इतनी फीस की वजह से आपका या आपके पेरेंट्स की पॉकेट के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा असर नहीं पड़ेगा। किसी तरीके से आप फीस को मैनेज कर लेंगे और उसके बाद आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यू हो पाएगी। ऑनलाइन क्लासेस है तो घर बैठ के पढ़िए, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। टॉपिक है इस्लामाइजेशन। अब यहां सिचुएशन को समझिए, और जब आप सिचुएशन को समझ लेंगे, परिस्थितियों को समझ लेंगे, तो आपको काफ़ी हद तक चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि असलियत में मामला क्या है। दोस्तों यूरोप का एक कंट्री है चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया है चेक रिपब्लिक। यहां स्लोवाकिया तो खैर अलग हो चुका है, अब ये बच चुका है चेक रिपब्लिक। तो यहां चेकिया जो है इसे कहते हैं जेक रिपब्लिक, जेकिया। अब यहां इनके प्राइम मिनिस्टर एंड्रेस बेबिस, पीएम एंड्रेस बेबिस, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट ये दिया है कि दोस्तों स्टेटमेंट ये है कि 2044 तक स्वीडन और 2064 तक नीदरलैंड, यहां पर इस्लाम जो है वो मेजॉरिटी रिलीजन होगा। इन्हीं एंड्रेस बेबिस ने तो पिछले साल ये कहा था कि 2050 के आसपास तक बेल्जियम में भी इस्लाम जो है वो मेजॉरिटी रिलीजन होगा। अब सवाल ये है, जब एक नेता इस तरीके का जब भाषण दे रहा हो, डर दिखा रहा हो, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या चक्कर है कि वो सारे के सारे इस तरीके के बयान दे रहा है, डरा देने वाले बयान दे रहा है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर खुल के फियर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इस्लाम नज़र आ रहा है। यहाँ एक फियर नज़र आ रहा है कि क्या होगा अगर यूरोप के अंदर इस्लाम मेजॉरिटी रिलीजन में कन्वर्ट हो जाएगा या इस्लाम मेजॉरिटी रिलीजन हो जाएगा। अब ऐसे में वो नीदरलैंड, स्वीडन थोड़ा ऊपर है, स्वीडन, ये रहा बेल्जियम, इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का एक रीज़न है कि इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देना, यानी इस्लाम के मामले में डर फैलाना। अब ये सवाल ये है कि डर क्यों फैलाया जाए, वाई टू क्रिएट अ फियर, और इसी को कहा जाता है फियर मॉन्गरिंग। क्यों ये फियर मॉन्गरिंग क्यों फैलाई जा रही है, ये डर क्यों फैलाया जा रहा है? ताकि पूरे यूरोप के अंदर डर फैल जाए कि पूरा यूरोप इस्लाम में कन्वर्ट होने जा रहा है, संभल जाओ।
एक वार्निंग टाइप में। तो सबसे पहले अगर इन पीएम महोदय की, एंड्रेस बैबिस की अगर कुंडली खंगाल ली जाए तो इन्हें फोर्ब्स मैगजीन जो है उसने क्लियर वर्ड में कहा है ट्रंप ऑफ चेक। क्यों? क्योंकि ट्रंप कौन है? बिलियनियर। उसके बाद वो प्रेसिडेंट बन गए, ये भी अपने टाइम के बिलियनियर, और उसके बाद प्रेसिडेंट बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो कहने का मतलब ये है, यहां असलियत में जब ट्रंप बना था तो उस टाइम पर हम लगभग अपने प्रिपरेशन के एक लास्ट फेज में थे, तो उस टाइम पर मेरे अपने दोस्तों से अभी भी कई मामलों में बहस होती है, और जब ट्रंप बना उस टाइम पर भी बहस हुई थी। और मैं अपने उस बयान पर या उस ओपिनियन पर आज भी कायम हूं, और वो मेरा ओपिनियन बिल्कुल ठीक प्रूव हुआ कि ये जो इंसान प्रेसिडेंट बना है ये अमेरिका वालों की मंद बुद्धि या कम बुद्धि का आउटकम है, और ये रियलिटी है। क्यों? क्योंकि आप एक व्यापारी को राष्ट्रपति बना रहे हो। व्यापारी व्यापार का जानता है, वो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस जानता है, वो आर या पार जानता है, वो सिर्फ अपनी दुम बचा के निकालना जानता है। यू कांट इमेजिन पॉलिटिक्स विच इज अ कॉम्प्लिकेटेड मैटर एज कंपेयर टू अ ट्रेड और बिजनेस। भाई पॉलिटिक्स जो है वो बिजनेस से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और खासकर पॉलिटिक्स एक मल्टी रिलीजियस मल्टी एथनिक सोसाइटी में, और खासकर एक सुपर पावर के लिए जिसको बहुत बारीकी में बहुत ही फाइन डिफरेंसेस के आधार पर डिसीजंस लेने पड़ते हैं। और यहां अमेरिका जैसे कंट्री की जो पॉलिटिक्स है वो कोई प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं है। भाई एक बिजनेसमैन, मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा एक बिजनेसमैन को, एक बिजनेसमैन जो है वो रियलिटी से सिर्फ इतना वाकिफ है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है और लॉस कितना हो रहा है। और ये बाय नेचर होता है बिजनेसमैन के अंदर कि जहां प्रॉफिट होगा वहां जाकर अपना बिजनेस कर लेगा, जहां उसे थोड़ा सा लॉस दिखाई देगा या प्रॉफिट कम दिखाई देगा वो धंधा नहीं करेगा। वो चैरिटी से लेकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से लेकर वेलफेयर स्कीम से लेकर नहीं चलाना जानता, और उसे इन चीजों से मतलब भी नहीं है। और खासकर देश और लड़ाई झगड़े से उसे वैसे भी समस्या होती है। और यह काम ट्रंप ने बहुत बखूबी किया, अपने आप को व्यापारी के तौर पर, एक ऐसे व्यापारी के तौर पर जिसका पॉर्न साइट्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट हो, जिसका WWE जैसे एक मतलब एंटरटेनमेंट के अंदर वो हो, क्या नाम है, स्टेक हो, और वो आपको ट्रंप जो है वो आपको क्या नाम है एरिना के अंदर लड़ता हुआ भी दिखाई देगा, और किसी वैश्या के गलत जगह पर हाथ लगा के फोटो खिंचवाता हुआ भी दिखाई देगा, और ओपनली सड़क पर ऐसा होगा। तो ऐसी सिचुएशन में इस आदमी के अंदर एथिक्स और वैल्यूज नाम की कोई चीज नहीं थी, इसे सिर्फ दुनियादारी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नजर आ रही थी, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ज्यादा भरोसा करता था। और ऑब्वियस सी बात है उसने बहुत सारे ऐसे मामलों में अमेरिका की धज्जियां उड़ा के रख दिया, अमेरिका को कमजोर करके रख दिया, जिसके अंदर अमेरिका को बहुत आगे बढ़कर बहुत स्ट्रांगली खड़ा होना चाहिए था। ये रियलिटी है। तो ट्रंप जैसा ही, और ट्रंप देख लेंगे आप, उसकी जाते जाते उसने क्या किया, समाज को इतने बुरी तरीके से डिवाइड कर दिया कि जिस तरीके से व्हाइट हाउस के ऊपर उसके सपोर्टर्स ने जिस तरीके से हमला किया और जो रिएक्शन किया वो देखने लायक था कि किस तरीके से दुनिया की सबसे पुरानी मॉडर्न डेमोक्रेसी का जो पिलर था वो ढह गया, और लोगों को अपने इलेक्शन सिस्टम से लेकर दूसरी चीजों पर भरोसा नहीं था। और उसके बाद ये ट्रंप जो है उसे सपोर्ट कर रहा है। Yes, politics is a more complicated business as compared to just a trade. ट्रेड एंड कॉमर्स से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है पॉलिटिक्स। और ऐसा पॉलिटिशियन जो होता है उसके लिए सिर्फ जीत और हार मायने रखती है, वो कभी भी और कैसे भी मुद्दों को उठाते हुए देर नहीं लगाते। ट्रंप की सबसे बड़ी बुराई यही है, मोटी बुद्धि, घटिया इंसान, कड़वी सच्चाई यही है। और जिन लोगों ने उसको वोट डाल के चुना, जिन लोगों ने वोट डाल के ट्रंप को चुना, ही वॉज नॉट अ पॉलिटिशियन, वो पॉलिटिशियन नहीं था, वो पॉलिटिशियन नहीं था। और यही काम चेकोस्लोवाकिया के अंदर एंड्रेस बैबिस का है। बिलियनियर है, यूरोप का जाना माना बिजनेसमैन, बिलियनियर, इलेक्शन लड़ता है, प्रेसिडेंट तक पहुंच जा, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंच जाता है। और जब प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंचता है तो अब ऑब्वियस सी बात है वहां पहुंचने के बाद उसे अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाना है। अब ऐसी सिचुएशन में जब इलेक्शन आते हैं, ये इंडिया के लिए भी है, ऐसी सिचुएशन में जब इलेक्शन आते हैं
जब ऐसी सिचुएशन में इलेक्शन आते हैं तो इलेक्शंस को अगर आप देखेंगे तो यहां पर या तो आप दो काम कर सकते हैं। या तो आप प्रॉमिस होप, दुनिया में आगे बढ़ने के लिए प्रॉमिस होप, उम्मीद की किरण दिखाई दे कि हां ये उम्मीद की किरण है, या फिर आप क्या करेंगे, एक तरीके का डॉम, प्रिडिक्ट डॉम, एक तरीके का तबाही, बर्बादी, पतन, इसको दिखाएंगे, डराएंगे। अब अगर आप देखेंगे इंडिया के अंदर भी जब इलेक्शन होते हैं तो आपको समझ में आता है। दिल्ली का इलेक्शन कब हुआ? फरवरी 2020 के अंदर, ठीक है। फरवरी 2020 में दिल्ली का इलेक्शन हुआ। शाहीन बाग बैठ गया दिसंबर 2019 के अंदर, नवंबर दिसंबर 2019 के अंदर। जिस तरीके से मीडिया ने और जिस तरीके से मामले को पॉलिटिसाइज किया गया वो सबके सामने है। एक डर फैलाया गया, प्रेडिक्ट डोम, डर फैलाया गया कि मुसलमानों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल रहे हैं। इसी तरीके से अगर दूसरी सिचुएशन देखोगे, इसी तरीके से अगर दूसरी सिचुएशन को देखा जाए तो अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या? बीजेपी। यहां इंडिया में जैसे ही मामला आता है तो एक तरीके का प्रोपेगेंडा इंडिया में चल रहा है, मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है और 2024 के अंदर या 2030 के अंदर एक मुस्लिम प्रधानमंत्री बनने वाला है। इतनी तेजी से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने वाला है, हिंदुओं एक हो जाओ। अब यूपी के अंदर इलेक्शन आ रहे हैं, ये बिहेवियर समझिए, दे आर प्रिडिक्टिंग डोम, पतन, बर्बादी, वो दिखा रहे हैं। और ये अकेला एक बीजेपी नहीं कर रही, इसमें कांग्रेस का भी उतना ही हाथ है, बर्बादी। दे आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट प्रोग्रेस। वो तरक्की, डिसीजंस, पॉलिसीज, इन पे बहस ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो मुद्दा बनना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि सब नंगे हैं। ये सारे के सारे इतनी बुरी तरह नंगे हैं कि कुछ कहने की हद नहीं। तो ये तो मुद्दा है ही नहीं। तो मुद्दा क्या है? असलियत में मुद्दा ये है, असलियत में मुद्दा ये है कि भाई शोर मचाया जाए और ध्यान भटकाया जाए, डराया जाए, और हर कोई डरा रहा है, हर कोई डरा रहा है। यूपी के इलेक्शन से पहले नूरपुर का मुद्दा हवा में है, राम मंदिर के अंदर घोटाले का मुद्दा हवा में है, समझे, हिंदू मुस्लिम मामले हवा में है, और उसके बाद जातिगत भेदभाव के मामले हवा में है, दलितों की हत्या के मामले हवा में है। हर जगह पर ये आज और पिछले 1 साल 6 महीने के अंदर आप देखेंगे, और लगभग अगले साल 7-8 महीने में, 10 महीने में जब इलेक्शन है यूपी के अंदर, तो पूरा मामला यही चलेगा और तूफानी तौर पर चलेगा। यहां तरक्की पे तो बात ही नहीं हो रही ना। वही और सारे ऐसे ऐसे गधे और जानवर नेता, ये जानवर ही तो हैं, चालाक जानवर, चालाक लोमड़ियां जो हमारे देश में सभी पार्टियों में बैठे हुए हैं, वो वहां पर भी हैं। और यहां बर्बाद वो लोग करते हैं जो इन नेताओं से सवाल नहीं पूछते। पढ़े लिखे लोग सवाल नहीं पूछते और अपने छोटे छोटे फायदों के लिए अपना ईमान और अपने बच्चों का भविष्य बेच देते हैं। और ये यहां थोड़ा ना, यूरोप में भी है। अब आप यूरोप का देखो, अब यूरोप के अंदर भाई, अब ऐसा बंदा, अमेरिका में अगर ट्रंप जैसा बंदा राष्ट्रपति बन जाए, या चेकोस्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक के अंदर एंड्रेज बेबिज नाम का जैसा बंदा अगर प्रधानमंत्री बन जाए, तो वो क्या कहेंगे? जबकि इनका तो लिटरेसी रेट इंडिया से कहीं ज्यादा है, समझे। तो यहां एक फियर मॉन्गरिंग शुरू हो रही है। अब यहां फियर कैसे क्रिएट हो रहा है? यहां फियर इस तरीके से क्रिएट हो रहा है कि भाई इसने कह दिया कि इन देशों के अंदर जो है वो मामला वो इस्लाम के पक्ष में जा रहा है और इस्लाम की पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है कि आपको प्रॉब्लम। अब सवाल यह है, वाई इस्लामोफोबिया इज देयर? ये इस्लामोफोबिया क्यों है? वाई फियर फ्रॉम इस्लाम? इस इस्लाम से डर कैसा? अब इसे समझिए, हु इज रेस्पॉन्सिबल? क्या एंड्रेस बेबिस? नहीं, एंड्रेस बेबिस से कहीं ज्यादा बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहीं ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों की है हु आर रिप्रेजेंटिंग इस्लाम, हु आर फॉलोइंग इस्लाम, हु आर फॉलोइंग इस्लाम। इस्लाम को मानने वालों की यहां सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
जावेद अहमद नाम के जो स्कॉलर है, पाकिस्तानी स्कॉलर हैं, इनका अगर आप एक बयान पढ़ें जो बहुत जबरदस्त है, वो ये कहते हैं कि असलियत में 4 टीचिंग्स विच आर जनरली नॉट रिलेटेड टू इस्लाम, 4 शिक्षाएं जो शायद इस्लाम से, जो सामान्यतः इस्लाम से रिलेटेड नहीं है, वो इस्लाम को मानने वालों को मदरसे में या क्या नाम है, मस्जिद में जरूर पढ़ाई जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। पहली क्या, इस दुनिया में सिर्फ एक रिलीजन है और वो है इस्लाम, बाकी कोई है ही नहीं, बाकी सारे काफिर। दूसरा, इस दुनिया में मुसलमान जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ राज करने के लिए पैदा हुए हैं, और वहां अगर किसी दूसरे का राज है तो वो इलेजिटिमेट है, वो अवैधानिक है, उसे नहीं माना जाए। तीसरा इसी तरीके से, और चौथा कि आपको सिर्फ इस्लाम को मानना है, दूसरे किसी कानून को नहीं, और चौथा भी इसी तरीके से है। 4 लॉज बताए, 4 रीजंस बताए। अब अगर 4 रीजंस, और ये किसी को भी आप स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ाओगे, अच्छा अगर कोई इस्लाम का अपमान करे तो तुम उसको मारो, और वो जायज है, वो लेजिटिमेट है, बाकी कोई कुछ भी कहे। अब ये 4 शिक्षाएं अगर आप किसी को भी दे दोगे, और बचपन से ये शिक्षाएं अगर दी जाएंगी, ये उनका मानना है, अगर ये शिक्षाएं बार बार दी जाएंगी तो कोई भी डिस्ट्रैक्ट होगा ही होगा। अब अगर कोई भी इस्लाम को फॉलो करने वाला इन 4 शिक्षाओं को, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हुआ, इनको मानेगा, और कम से कम अगर किसी ने ऐसा कुछ किया कि सड़क के ऊपर सैमुअल पैटी की गर्दन काट दी, या किसी ने पेरिस की सड़कों पर 2 को चाकू से घोंप दिया, या किसी ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर प्लेन चढ़ाकर पूरे 3000 लोगों को मार दिया, या किसी चर्च के अंदर जाकर बम फोड़ दिया, ऐसा कुछ भी, और ऑन द नेम ऑफ इस्लाम या अल्लाहू अकबर करते हुए। अब एक बड़ा सेक्शन ऐसा है जो पढ़ा लिखा है, जो अपने आप को लिबरल कह रहा है, वो उसको साइलेंट एसेंट दे देता है, एक शांत जो है चुपचाप उसको सहमति दे देना, उसको ओपनली क्रिटिसाइज किसी भी रिलीजियस गुरु के द्वारा ना किया जाना, और जिस तरीके से सैमुअल पैटी की गर्दन सड़क के बीच में काटी गई, और उसको सपोर्ट करना, और अगर एक राष्ट्रपति यह कह दे कि इस्लाम इज इन क्राइसिस, तो उसके खिलाफ तुमने हजारों लाखों की जुलूस के अंदर आ जाना, तो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? सैमुअल पैटी को मारने वाले के बारे में, सैमुअल पैटी को मारने वाले के बारे में एक भी क्रिटिसिज्म मैंने नहीं सुना कि किसी भी मुस्लिम स्कॉलर ने खड़े होकर यह कहा हो कि वो गलत है। कहते सही है, इस्लाम के बारे में बोलोगे तो मारेंगे। अब आप अपने धर्म को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो कि अगर हमारे खिलाफ बोला तो मारेंगे, तो सामने मेरे अंदर भी डर पैदा होगा कि यार ये धर्म तो मारने काटने का है, डर, फियर, और फिर मुझे फियर पैदा होगा, या दुनिया के किसी भी इंसान को फियर पैदा होगा अगर उसके 4-5 घर आसपास वैसे होंगे, और फिर वो सोचेगा कि कहीं कोई गलती से ना निकल जाए, इसलिए ऐसे लोग नहीं होने चाहिए। नतीजा क्या? ऑटोमेटिकली आप किसी भी इंसान के दिमाग में एक फियर, एक हेटर्डनेस भर देते हैं, और एक मेंटालिटी डेवलप हो जाती है, जिसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते फिरते हैं कि इस्लामोफोबिया, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू डेवलप दिस इस्लामोफोबिया। जब किसी इंसान को सड़क के बीच में, उसमें चाहे मैं भी हो सकता हूं या आप भी हो सकते हैं, सड़क के बीच में सिर्फ इसलिए गर्दन काट दी जाती है कि उसने प्रॉफिट के बारे में कुछ बोला, और अगर इस्लाम को मानने वाला कोई दूसरे धर्म को बोल रहा है तो उसके मामले में चुप्पी साध लेना। तालिबान की जब फोटो आती है तो सड़क के बीच में गोली मारते हुए दिखाई देते हैं, ISIS की फोटो आती है तो सड़क के बीच में गोली मारते हुए दिखाई देते हैं। और मजे की बात टीवी डिबेट्स के अंदर गजनी और गौरी, जिन्होंने मंदिरों को तोड़ा, उनको हीरो बताया जब जाएगा, इंडिया में भी और यूरोप के अंदर भी, वहां के लोगों को
हीरो मतलब उनको हीरो माना जाएगा जिन्होंने हजारों क्रिश्चियंस मारे और चर्च जलाई। तो फियर अपने आप ही पैदा होगा, फियर अपने आप ही पैदा होगा। और वो फियर इस तरीके से पैदा होगा कि फिर आदमी ना चाहते हुए भी एक पर्टिकुलर धर्म के मानने वाले लोगों से कम और धर्म से ज्यादा डरने लग जाएगा। डर धर्म से नहीं हो सकता। धर्म तो अपने आप में पवित्र है, वो मेरे और आपके बीच में सब में है। धर्म पवित्र है, उस धर्म को बदनाम करने वाले, उसे मानने वाले लोग हैं जो नारा लगा के किसी भी तरीके का गर्दन काट रहे हैं, और उसे सपोर्ट करने वाले लोग जो ये कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, वो सारे लोग इस्लामोफोबिया क्रिएट कर रहे हैं। और इस चीज का फायदा इस तरीके के चेक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर ट्रंप कौन सा कम था। ट्रंप ने भी कहा मुसलमानों को अमेरिका में नहीं घुसने दूंगा, खुल के कहा मुस्लिम्स को अमेरिका में नहीं घुसने दूंगा। इस्लाम को भी दो चार बातें इसने भी बहुत उल्टी सीधी बोली थी। तो क्या इस्लाम के ऊपर आवाज उठाना, इस्लाम क्या कि दुनिया के किसी भी धर्म पे आवाज नहीं उठाई जाती। आप अब उस धर्म के नाम पर सिखा क्या रहे हैं, इस पर आवाज उठाई जानी चाहिए। आपने किस तरीके से उन बातों का गलत इंटरप्रिटेशन कर लिया, उस चीज पर आवाज उठाई जानी चाहिए। और वो इंटरप्रिटेशन करने के बाद कॉमन मासेस, आम आदमी जो उस धर्म को मान रहा है या उस धर्म के प्रतीक सिंबल्स पहनकर घूम रहा है या किसी के साथ बिहेव कर रहा है, वो रिफ्लेक्ट होता है। और फिर आम आदमी जो है दूसरे धर्मों का वो एक जनरलिस्टिक अप्रोच बना लेता है कि सैमुअल पैटी को मारने वाला एक मुसलमान था, फ्रांस की चर्च में घुसकर चाकू से 2 औरतों को मारने वाला एक मुसलमान था, इंडिया में बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला एक मुसलमान था, दिल्ली में हमला, वो क्या नाम है, दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला मुसलमान था, बॉम्बे पे हमला करने वाला मुसलमान था, कश्मीर में मरने वाले आतंकवादी मैक्सिमम मुसलमान दिखाई दे रहे हैं, बंगलोर हिंसा में मुसलमान थे। दूसरे पक्ष को भी हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन सब मुसलमान अगर दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद फैलाने वाले मुसलमान, तालिबान मुस्लिम्स, श्रीलंका की चर्च में बम ब्लास्ट करने वाले मुस्लिम्स, श्रीलंका की चर्च में बम ब्लास्ट करने वाले मुस्लिम्स, इराक के अंदर अगर आप देखोगे तो मुस्लिम्स, हमास, हिजबुल्लाह मुस्लिम्स, सारे के सारे जो क्या नाम है अफ्रीका के अंदर जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस मुस्लिम्स। तो यहां इंप्रेशन कैसा क्रिएट हो रहा है? इंप्रेशन ये क्रिएट हो रहा है कि फियर, डर, और इस डर को बढ़ाने का काम ये लोग, ऐसे लोग फायदा उठाते हैं। ऐसे लोग इस डर का फायदा उठाते हैं, उस डर को बढ़ाकर, डर को लगातार बढ़ाते हैं और फायदा उठाते हैं। फियर मॉन्गर्स कहते हैं। तो गलत तो दोनों तरफ है। उस धर्म को मानने वाले, जो धर्म पवित्र है, उस धर्म को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करने वाले और उसका डर का फायदा उठाने वाले, उन बातों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने वाले। तो सच्चाई क्या है? ये दोनों तो आपस में लड़ रहे हैं, आदमी बेवकूफ है। सच्चाई ये है, पॉपुलेशन बढ़ने के पीछे का ये जो रीजन क्या है, असलियत में रीजन होता है डिस्ट्रैक्शन। रीजन सबसे बड़ा क्या है? डिस्ट्रैक्शन। चेकोस्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक के अंदर अक्टूबर में है इलेक्शंस। अक्टूबर में क्या है? इलेक्शंस। और उस इलेक्शंस के अंदर एक डिबेट चल रही है। डिबेट किस चीज की चल रही है? इमिग्रेशन पॉलिसी की। इमिग्रेशन पॉलिसी की एक डिबेट चल रही है। इमिग्रेशन किस चीज का? कि भाई माइग्रेशन जो है ये अरब कंट्रीज से, और अरब कंट्रीज जितनी भी हैं और या इस्लामिक कंट्रीज जितनी भी हैं, इनसे बहुत बड़े नंबर के अंदर इस्लामिक कंट्रीज, इनसे बहुत बड़े नंबर के अंदर मुस्लिम माइग्रेंट्स, क्योंकि यहां लड़ाई चल रही है, इधर प्रॉब्लम्स हैं, इधर सब जगह भुखमरी है, बोको हरम जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो यहाँ एक्सट्रीम रेडिकल मुस्लिम और इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ताकतवर होते जा रहे हैं। तो लोग यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं, अलग अलग जगहों से, अलग अलग तरीकों से यहाँ
लगातार माइग्रेट कर रहे हैं, सीरिया से, इराक से, सेंट्रल एशियन कंट्रीज से, अफगानिस्तान से, बहुत बड़े नंबर में। और मजे की बात, ये सारे के सारे कोई भी सऊदी अरेबिया, ईरान या किसी दूसरे मुस्लिम देश में ना जाकर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की तलाश में, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की तलाश में, यानी आर्थिक अवसर, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की तलाश में, और साथ में लिबरल लाइफ जीने के लिए, एक उदारवादी जीवन जीने के लिए वो माइग्रेट कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअसली यूरोप की तरफ। और जब आईएस क्राइसिस आया, आईएस का क्राइसिस आया, तो 2015 के अंदर माइग्रेशन क्राइसिस, माइग्रेंट क्राइसिस चालू हो गया यूरोप में, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग दनादन यूरोप में एंटर करने लगे, बहुत बड़ी संख्या में यूरोप में एंटर करने लगे। वहां से इनकी बहस शुरू हो गई, और बहस शुरू हुई तो चेक रिपब्लिक ने साफ कह दिया, हमारे देश में कोई भी इमिग्रेंट नहीं आएगा, हम किसी भी शरणार्थी को, रिफ्यूजी को, माइग्रेशन क्राइसिस की जगह इसे रिफ्यूजी क्राइसिस कहेंगे, रिफ्यूजी क्राइसिस, शरणार्थियों का संकट पैदा हो गया कि हमारे देश में कोई नहीं आएगा। अब बहस यही है कि हमारे देश में मुस्लिम्स को शरण दी जाए या ना दी जाए, तो वो असलियत में झूठे सच्चे एग्जाम्पल्स की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि देखो स्वीडन ने माइग्रेशंस को सपोर्ट करी थी, नतीजा क्या, 2044 के अंदर वो इस्लामिक हो जाएगा। नीदरलैंड ने सपोर्ट करी थी, 2064 के अंदर मुस्लिम मेजॉरिटी हो जाएगी। बेल्जियम ने सपोर्ट करी थी, तो 2050 के अंदर ये भी इस्लामिक कंट्री के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मुस्लिम मेजॉरिटी हो जाएगी, ताकि एक डर क्रिएट किया जा सके चेक रिपब्लिक के अंदर कि इतना सारा जो कंट्री, 3 देश यूरोप के अगर इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेंगे तो आने, मतलब इस्लाम मेजॉरिटी में हो जाएगा, तो तुम्हारे देश में भी ऐसा होगा। अलग अलग रीजंस दिए जाते हैं, और वो काफ़ी हद तक जायज़ भी दिखाई देते हैं कि यूरोपियंस मैक्सिमम जो हैं आजकल पढ़े लिखे हैं, तो वहाँ पॉपुलेशन रिड्यूस हो रही है, ज़्यादा बच्चे पैदा करते नहीं, हमारे दो में भी विश्वास नहीं है, वो शादी नहीं कर रहे, इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है। अब जब शादी नहीं करेंगे तो बच्चे पैदा नहीं होंगे, बच्चे पैदा नहीं होंगे तो पॉपुलेशन अपने आप ही कम होगी। और दूसरी तरफ इस्लाम को मानने वाले जो हैं वो अपनी पॉपुलेशन और बच्चों और परिवार के अंदर भरोसा कर रहे हैं। तो क्या इसके ऊपर कोई रिपोर्ट आई है? तो हाँ, प्यू जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रिपोर्ट आई, और उसने साफ कहा कि देखो भाई, अगले 2050 अभी जो यूरोप की पॉपुलेशन है वो 5% है मुस्लिम पॉपुलेशन। पूरे यूरोप में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो 5% है। पूरे यूरोप में मुस्लिम पॉपुलेशन 5% है, और ये 2050 तक बढ़ते बढ़ते 7% से लेकर 11.5% तक पहुंच जाएगी। और रही बात स्वीडन की, जिसका सबसे ज्यादा शोर है, वहां मैक्सिमम पॉपुलेशन 30% से ज्यादा नहीं जाएगी अगर मुस्लिम्स एक्सप्लोड भी करते हैं तो यानी जो भी डर बताया, जो भी फियर बताया, वो बेसलेस है। पॉपुलेशन बढ़ेगी लेकिन इतना एक्सप्लोजन नहीं होगा कि सब कुछ ही खत्म हो जाए, लेकिन हां असर है। और उस चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर चेक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर दिखा रहे हैं। गुनहगार इसमें दोनों हैं, गुनहगार इसमें दोनों हैं। और ये एक पॉलिटिशियन की असली फीचर होता है, असली उसकी एक जात होती है कि वो कैसे भी डरा के, धमका के, उल्टी सीधी हरकतें करके आपसे आपका वोट लेके अपनी पावर ले लेगा, बाकी तुम जाओ भाड़ में। और ये कड़वी सच्चाई है, और यही यहां हो रहा है। तो इस्लाम, यूरोप का इस्लाम, और सबसे बड़ी बात, धर्म सारे पवित्र हैं, अगर ईमानदारी से इस्लाम को भी फॉलो किया जाए और उसका इंटरप्रिटेशन एक बहुत न्यूट्रल वे में होकर पॉलिटिक्स को छोड़ के किया जाए, तो इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, जुडाइज्म में, हिंदुइज्म में कोई फर्क नहीं मिलेगा, सब बराबर मिलेंगे। और सब आपको ये कह रहे हैं कि अच्छा इंसान बनो, सर मत फोड़ो एक दूसरे का, और इन नेताओं की तो सुनो भी मत। लेकिन समस्या ये, नेताओं के सुने बगैर आम आदमी का काम नहीं चलता, क्योंकि आम आदमी का काम इन नेताओं से ही चलता है। बाकी आप लोगों की अपनी समझ है। इलेक्शन भारत में भी यूपी के अंदर आ रहे हैं, सोच समझ के वोट दीजिएगा। धन्यवाद।